बाय द वे ये जो पैराशूट है, ये पैराशूट 800 kg का था। पैराशूट Ekipaj одевает защитные очки. वो पैराशूट इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना ज़्यादा हैवी था ताकि वो पायलट्स को 50% चांस ऑफ सर्वाइवल दे सके। बच गए थे ना ये? ओ भाई ये देख। Hello and welcome to AGP Reacts and today we are reacting to biggest man-made explosions in history। मगर इससे पहले कि हम वीडियो पर आए, तुझे क्या लगता है कौन सी कंट्री होगी जिसने मोस्ट पावरफुल वेपन क्रिएट करा होगा इन ह्यूमन हिस्ट्री? भाई ये दो ही जो ज़्यादा ही बागड़ बिल्ले हैं हमारी हाँ, दुनिया में। ओके एक ये रशिया और यूएस में से कोई होगा। ओके इनमें ज़्यादा अफलातून लोग हैं यहाँ। तो हम ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि यूएस और रशिया में से एक होगा बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर एज वेल। बट हम कोल्ड वॉर के बारे में अभी बात नहीं करते, हम सीधा वीडियो पर आते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स वॉच द वीडियो। ओके शुरुआत सूतली बम से हुआ है। अरे दिवाली आ गई। पता है एक्चुअली मेरे को हमेशा से लगता था हैंड ग्रेनेड बहुत एक बिल्डिंग गिरा देगा। हाँ मतलब बचपन में ऐसा लगता था, पर बाद हाँ, में मूवीज बचपन वगैरह देखी तो हैंड ग्रेनेड इतना सा एरिया है, छोटा और सा यार। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह मैं ज़्यादा खेलता था तो उसमें ओके हाँ ये नेपाम बॉम्ब है। बेसिकली वियतनाम वॉर में ये बॉम्ब यूज़ हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा ओके स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसके बारे में नहीं भाई पता ये मुझे। मिसाइल, साइड में बिल्डिंग्स ही लग रही है भाई, मिसाइल। हाँ वो कंपैरिजन दिखा रहे हैं जो मशरूम क्लाउड है। हाँ वो टॉल बॉय। हाँ क्लाउड, अच्छा हाँ उससे बनता जो। हाँ 150। अच्छा वो भी है। ओके स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। अच्छा हाँ बाय द वे ये MOAB का फुल फॉर्म है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। अच्छा ओके। और FOAB का फुल फॉर्म है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। तो तुम Father देख ही सकते हो कि भाई ये आईफल टावर से ज़्यादा इसका वो था मशरूम क्लाउड। न्यूट्रॉन बॉम्ब यहाँ पे। भाई ये डिस्टेंस जितना बढ़ता जा रहा है ना। अभी तो ये कंपेयर करेंगे शायद ये माउंट एवरेस्ट वगैरह से। हाँ ये एक्चुअली लिटिल बॉय ये हिरोशिमा। ये हिरोशिमा वाला ना। हाँ हाँ हाँ। भाई तो इमेजिन कर अच्छा, उन्होंने फैट बॉय होगा। हाँ हाँ अभी फैट बॉय आएगा। और बाय द वे मार्शियन मून्स है फॉर कंपैरिजन भाई। ओके हम मार्शियन मून्स मतलब मेरे को अब रियलाइज हुआ मार्शियन मून्स एक्चुअली बहुत छोटे हैं इनके सामने तो हाँ आ गया ना इनके सामने। हाँ माउंट एवरेस्ट। ओह माय गॉड P83 भाई साहब। फोबोस मार्शियन मून से ज़्यादा वो 22.5 किलोमीटर है भाई ये रहा भाई। और ये फोबोस तो वैसे यहाँ ज़्यादा टाइम रहने वाला है नहीं। हाँ अच्छा जाने वाला है। बाय द वे कासल ब्रावो ये तुम्हारा यूएस का वो है बिगेस्ट बॉम्ब एवर टेस्टेड। हाँ टेस्टेड वाले हैं ये। हाँ हाँ तो अभी तक यूएस चल रहा है फिलहाल। आ गया ये रहा सबसे बिगेस्ट बॉम्ब। हाँ इसका नाम है सार बॉम्ब। तो ये बेसिकली था तुम्हारा मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन एवर क्रिएटेड एंड टेस्टेड। तो उससे पहले था यहाँ पे कासल ब्रावो। तो कासल ब्रावो तुम्हारा यूएस का वो है मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब एवर। तुम कह सकते हो टेस्टेड नॉट क्रिएटेड। क्रिएटेड में उनका कोई और है, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने उसे कभी टेस्ट नहीं करा। तो अगर हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस की बात करें, हम कोल्ड वॉर की हम इंट्रो पे हमने छेड़ा था उसको। तो अब अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो इफ़ आई एम करेक्ट कोल्ड वॉर के टाइम पे पीक थे न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स कोल्ड वॉर के टाइम पे मेरे ख्याल से 60 to 70,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वर्ल्ड में। और ऐसे ही मतलब हाँ हाई नंबर था। 60 to 70,000 न्यूक्लियर वेपन। सोच क्यों। और उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे कितनी कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स था? आई थिंक सो सिर्फ 4 या 5 कंट्रीज थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि तुम कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चला और 1990s तक चली कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर बेसिकली यूएस और USSR सोवियत यूनियन के बीच की ये थी। तो इन दो कंट्रीज़ ने इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न की वजह से, एक दूसरे को डराने के लिए कि भाई अगर तुम हम पे छोड़ोगे तो हम तुम पे इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सार बॉम्ब जो था, सार बॉम्ब सार बॉम्ब इसकी भी एक छोटी सी इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी थी शायद कि 1960s में या 1961 में टेस्ट किया गया था। और 1961 या ओरिजिनली इसकी जो इसका तो TNT का वो जो था ये था यील्ड पावर। हाँ 50 मेगाटन्स ऑफ TNT। लेकिन ये ओरिजिनली प्लान हुआ था 100 मेगाटन्स ऑफ TNT बनाने का। लेकिन वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस हो जाता, तो उन्होंने उसको हाफ कर दिया। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी भी था तो उसको कैरी करके नहीं ले जा सकते थे। और इन्होंने उसके बाद जब उसको किया तो टेस्ट करने के बाद जब फटा तो उसका कुछ 5 या 5.25 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था।
उसको टेस्ट करने के बाद। तो भाई मतलब अगर 100 मेगाटन्स का करते तो क्या बेवकूफ़ लोग हैं भाई, कसम से कर भी सकते थे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अभी इसी पे ही आ रहा था। ये जो सार बॉम्ब है, बाय द वे सार बॉम्ब का मतलब है ये रशियंस ऑब्वियसली वन स्टेप अहेड रहने की कोशिश करेंगे यूएस से। यूएस हमेशा रशियन से वन स्टेप, तो उन्होंने नाम रखा जैसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, ठीक है। मुझे नहीं पता वो कब प्रोड्यूस करेगा, लेकिन सार बॉम्ब का मतलब था एम्परर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ठीक है, किंग ऑफ भाई ऑल उन्होंने बॉम्ब्स। हर चीज में लड़ाई करी है भाई। स्पेस रेस कितना चलता था इनका उस टाइम पे, स्पेस रेस में इतना लड़ाई करी है उन्होंने उस टाइम पे। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं इसी पे आ रहा था। कोल्ड वॉर तुम कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टाइम्स है इन ह्यूमन हिस्ट्री। It's one small step for man, one giant leap for mankind. कोल्ड वॉर की वजह से ही, मतलब उस टेंशन की वजह से, दोनों कंट्रीज़ के बीच उस टेंशन की वजह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी स्टार्ट हुई। तो न्यूक्लियर आर्म्स रेस को तो मैं नहीं जानता कि वो कितना ही इंटेलिजेंट मूव था, खास करके एक टाइम पे 70,000, 60 से 70,000, और आज की डेट में करेंटली नंबर है 13,000। थैंक गॉड ये नंबर बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। एक्चुअली जो प्लेन था जिसने सार बॉम्ब को कैरी करा और डिप्लॉय करा, उसके पायलट्स को बोल दिया गया था तुम्हारे बचने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 50% है। पता तुझे? और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता यार। उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा बिकॉज ऑफ मदर रशिया। दे वांटेड टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स। हाँ मतलब हाँ। और अगर हम सार बॉम्ब के बारे में बात करें, बाय द वे सार बॉम्ब का मुझे मतलब आई हैव टू, मतलब क्या कहते हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी रशियंस की। सार बॉम्ब को बोला जाता है वन ऑफ द क्लीनेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। अच्छा, क्लीनेस्ट? मेरे को ढंग से नहीं पता उसके पीछे की साइंस, बट उन्होंने यूरेनियम 238 करके एक मटेरियल होता है, उन्होंने वो यूज़ ही नहीं करा था। और वो मटेरियल तुम कह सकते हो कि बदनाम है न्यूक्लियर कंटामिनेशन के लिए, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन के लिए। तो तुम बोला जाता है कि हाँ 97% जो एक्सप्लोजिव पावर थी सार बॉम्ब की, उसमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन था ही नहीं। और अगर हम इनके कॉम्पिटिटर को देखें यूएस को, कासल ब्रावो 1000 टाइम्स मोर पावरफुल है हिरोशिमा बॉम्ब से। 1000 टाइम्स, हाँ। और अगर हम सार बॉम्ब की बात करें, ये कुछ 3300 टाइम्स हाँ हिरोशिमा से। राइट, यू आर राइट। तो अगर हम क्यों ना एक और चीज़ पे रिएक्ट करें जो कि है सार बॉम्ब पे। सार बॉम्ब की एक्चुअली फुटेज है जो कि अब अवेलेबल है देखने के लोगों पे, तो क्यों ना हम सार बॉम्ब की फुटेज पे रिएक्ट करें। ये 1961। और बाय द वे ये जो पैराशूट है, ये पैराशूट 800 kg का था। 800 kg का था पैराशूट। वो 800 kg के लिए इसलिए था ताकि, ओ भाई ये देख, वो पैराशूट इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना ज़्यादा हैवी था ताकि वो पायलट्स को 50% चांस ऑफ सर्वाइवल दे सके। हाँ भाई देख, बच गए थे ना ये? हाँ ये बच गए थे लकीली। इनका सिर्फ लेकिन 50% रेडिएशन से सर्वाइवल रेट था। एक्सपोज्ड हो नहीं, रेडिएशन से क्या है तो कम। नहीं एक्चुअली हाँ। ये हाँ ये देख भाई, ओ ये जो इनकी आवाज़ है ना भाई, तूने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जो फ्लैश आया, फ्लैश से डिलेड ऐसे वो आता है। हाँ ये वो तो हाँ लाइट पहले ट्रैवल कर जाती है तो भाई, बट हाँ भाई तो बाय द वे ये जो तू स्मोक का क्लाउड देख रहा है, ये बाय द वे से मशरूम क्लाउड बोलते हैं। तो ये मशरूम क्लाउड अगर तेरे को पता हो ये लाइक कितनी हाइट पे और कितने ऑल्टीट्यूड का, अगर तूने ये मुझे शायद, मैंने पता नहीं सही पढ़ा था या नहीं, ये शायद स्ट्रेटोस्फीयर को भी पार कर गया था ये। ये एक्चुअली बोला जाता है कि 67 किलोमीटर 60 किलोमीटर नहीं 67 हाँ 67 किलोमीटर्स हाई। तो भाई मतलब अगर हम 67 किलोमीटर हाई को अगर मैं थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डालूं, तो एक एपिसोड हमने डेडिकेट करा था टोंगा वॉल्केनो को, इफ यू रिमेंबर। टोंगा वॉल्केनो। हाँ टोंगा वॉल्केनो तुम्हारा 21st सेंचुरी का बिगेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन है। हाँ स्पेस से भी रिकॉर्ड किया। हाँ वो बाय द वे क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा। तो बाय द वे वो जो उसका प्लूम था, जो कि वॉल्केनिक प्लूम था, ऐश और डस्ट का जो क्लाउड था वॉल्केनिक, तो वो क्लाउड पहुंचा था अराउंड आई थिंक सो 40 to 50 किलोमीटर्स हाई। लाइक वो लार्जेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन था विजिबल फ्रॉम स्पेस, ठीक है। तो वो था भाई 40 to 50 किलोमीटर हाई, और ये था 67 किलोमीटर हाई। और अगर मैं थोड़ा अंडर वाटर था, वो अंडर वाटर था, वो अंडर वाटर वॉल्केनो था, ऊपर होता तो फिर हू नोज, ठीक है। और अगर मैं इसको और कंपेयर करूं, लेट्स कंपेयर सार बॉम्ब विद टंगुस्का एक्सप्लोजन, ठीक है। टंगुस्का लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट एवर रिकॉर्डेड, इस पे भी हमने एपिसोड करा है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देखना इस एपिसोड के बाद। तो टंगुस्का जो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट बोला जाता है, उसकी एनर्जी बोली जाती है एनीवेयर बिटवीन 3 to 30 मेगाटन्स। भाई साहब ये इतना लार्जेस्ट इम्पैक्ट भी कम है, मतलब देखो तो लार्जेस्ट इम्पैक्ट एवर रिकॉर्डेड। और सार बॉम्ब केपेबल है 50 मेगाटन्स के, और इसका डिज़ाइन केपेबल है 100 मेगाटन्स तक जाने का।
जो हाँ, ओरिजिनल डिज़ाइन था। तो कैन यू इमेजिन 3 गुना ज़्यादा पावरफुल अगर हम मैक्सिमम ले जाए, अगर 30 मेगाटन्स, उससे 3 गुना से भी ज़्यादा भयानक ये रशियंस एक ऐसा बॉम्ब डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि कोई नीड है ही नहीं, कोई नीड है ही नहीं भाई मतलब लिटरली। क्या ये मतलब हाँ अब तो नहीं होगा ये, क्योंकि उस टाइम तो चलो एक दूसरे को डरा रहे थे, एक दूसरे को टांग ऊंची रखनी थी बस अपनी, वही और कुछ नहीं था ये। बट हाँ मैंने ये है कि अब तक का जो रिकॉर्डेड, शायद माना नंबर तो याद नहीं मुझे, बट जो माना जाता है कि रिकॉर्डेड एक्सप्लोजन नॉट बिकॉज ऑफ एनी बॉम्ब, तो एस्ट्रॉयड वगैरह कह ले, तो वो है तेरा जो चिक्सलू क्रेटर पे है, हाँ जो हाँ 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर उड़ा गए, जो राइट सबसे वाला वही है जो हुआ है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए हाइपोथेटिकल, जो सबसे ज़्यादा हो सकता है वो मेरे ख्याल से वोल्केनो से हो सकता है, जिसका VEI 8 हो। राइट। हाँ, VI जिसका 8 मतलब सुपर VEI वोल्केनो। 8 या 9, 8 मैक्सिमम है ना शायद? 8 मैक्सिमम है। हाँ 8 तक हो सकता है। बाय द वे VEI मतलब वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स। हाँ तो ये 8 तक मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा यही हो सकता है। हम्म। और इससे भी ऊपर के जाना हो तो वो फिर गामा रे बर्स्ट, जो स्टार के बर्स्ट होने से हो सकता आई है। गॉट योर पॉइंट। तो इसमें तो अर्थ खत्म ही है। ओ ये maximum है limit। एक्चुअली नहीं, मेरे को एक चीज़ याद आ गई, तूने मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ी चीज़ याद दिलाई है। ठीक है, मैं फन फैक्ट ही बोलूँगा, इट्स अ स्केरी फैक्ट। ठीक है, बहुत स्केरी फैक्ट है। ठीक है, तो भाई कर ले अपना आपको, जैसे होल्ड कर ले अपना आपको इतना। ठीक है, स्केरी फैक्ट है लिटरली। हाँ बिल्कुल ही ऐसे। ठीक है, तो 1994 में एक कॉमेट था, और वो कॉमेट क्रैश कर रहा था जुपिटर से। ठीक है, उस कॉमेट के फ्रैगमेंट्स क्रैश करे थे जुपिटर में। तो जो कॉमेट क्रैश करा जुपिटर में, उससे जो पावर निकली, उसमें जो एक्सप्लोजन हुआ, वो इक्विवेलेंट था 6 मिलियन मेगाटन्स ऑफ ओ TNT। भाई 6 मिलियन 6 मिलियन मेगाटन्स ऑफ TNT। और उसको बोला जाता है कि वो 600 टाइम्स मोर पावरफुल था अगर तू अर्थ में जितना भी स्टॉक पाइल है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का उससे कंपेयर करे। 600 टाइम्स मोर पावरफुल। भाई साहब। और ये 1994 में ऑब्जर्व करा था। जो तू चिक्सलूप इम्पैक्ट क्रेटर कह रहे हो, वो हमने ऑब्जर्व नहीं करा था और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें तो 1994 तक ऑब्वियसली हमारी एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा वो थी केपेबल, हम एक्सप्लोजन्स और वो तुम कह सकते हो कि फर्स्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वो था, वो इम्पैक्ट जो ऑब्जर्व करा था हमने किसी और प्लैनेट में ऐसे होते हुए। हमने एक्चुअल में लिटरली वहाँ पे ना डार्क स्पॉट हो गया था जुपिटर में, जो कि ऑलमोस्ट अर्थ जितना बड़ा था। हाँ मतलब हाँ जो भाई मतलब जुपिटर के लिए तो भाई जितना मतलब धन्यवाद दो से कम है, क्योंकि वो मोस्टली हमारे को एस्ट्रॉइड से बचाता है, कॉमेट से बचाता है, या तो खुद ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर वो डिफ्लेक्ट कर देता है। बट हाँ थोड़ा सा मेन भी है वो, क्योंकि वो कभी कभी डिफ्लेक्ट भी कर देता है हमारी तरफ। कभी कभी वही। बट मेरे ख्याल से आज के लिए ह्यूमन स्टुपिडिटी के ऊपर मेरे ख्याल से हमने बहुत बात कर ली है। ह्यूमन स्टुपिडिटी के बारे में अब हम और बात करेंगे तो हमारे भी मतलब ब्रेन सेल्स और साइकोपैथिक टेंडेंसीज बाहर आ जाएगी। ठीक है, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि फ्यूचर में मे बी हम बात करेंगे फर्स्ट एवर न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। यू नो, ट्रिनिटी बेसिकली मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, पीस।